मैं इसका बेस में बोलने लगा कि ये बेसिक चीज क्या था, इसीलिए इतना टाइम गया। और मैं अब बोल रहा हूं आपको डायरेक्टली कि स्पोकन में स्पॉन्टेनियस कैसे बोला जाए। तो स्पॉन्टेनियस आपको बोलना है। जैसे मान लिया जाए कि मैं एक उदाहरण बताता हूं। देखिए, अंग्रेजी के स्पोकन के 4 शिला स्तंभ, 4 स्तंभ है, और करना भी चाहिए लोगों को, इसमें कोई शक नहीं। राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। ये लिखना, पढ़ना, और सबसे पहले तो लोगों को यहां पर लिखना, तो यहां पढ़ना ही, पढ़ना। तो अगर यदि आप पहले से गलत टाइप के पढ़ते हैं, जैसे मैं एक कोई चीज पढ़ करके दिखाता हूं कि ऐसे आप पढ़ते हैं पहले से। एक बुक दो देखें, जैसे ये है केपी ठाकुर का ट्रांसलेशन है, शायद ये केपी ठाकुर का ट्रांसलेशन है ये। इसको मैं पढ़ करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे लोग पढ़ते। प्रीफेस, a practical guide to English translation and composition is intended to serve an important need of the learners at the +2 and +3 stage। मतलब मान लिया जाए ऐसे पढ़ता है लोग, इसको अगर ऐसे पढ़ते तो आपकी आदत ऐसे बन जाएगी। ऐसे को प्रीफेस, प्रीफेस, आप फेस को तो कहते हैं प्रीफेस। तो टीचर को पहले से वहां के इंग्लिश के एक्सेंट और डायलेक्ट दोनों आना चाहिए। फिर वो बताएंगे, प्रीफेस नहीं लिखा हुआ है, आमुख 2 शब्द नहीं, प्रीफेस नहीं, फॉरवर्ड होता है ना, तो इसे लिखा हुआ है प्रीफेस। A practical guide in English translation composition is intended to serve an important need of the learners at the +2 and +3 stage. An attempt has been made in this book to give the essential of writing skills, which will provide models and materials to help the learners develop competence in certain types of written English। तो ये जो लिखा हुआ है ना इंग्लिश, मेरे मुंह से निकलता इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, ये नहीं रिटन इंग्लिश नहीं, रिटन इंग्लिश, ऑफ नहीं निकलता ऑफ। certain types of written English preface a practical guide to English translation and composition is intended to serve an important need of the learners at the +2 and +3 stage। तो ये जो निकल रहा है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बनाना पड़ेगा और पहले सीखना पड़ेगा। तो ये 4 चीज होता है। पहले राइटिंग की कोई ऐसी टीचिंग होना चाहिए, ये नहीं कि डेली डेली ट्रांसलेशन, तो बस ट्रांसलेशन ही चल रहा है। मैं खाता हूं, आई ईट, तुम जाते हो, यू गो, वह आएगा, ही विल कम, वह अवश्य आएगा, ही शैल कम। कभी कभी लोग कह देता है ही विल डेफिनेटली कम, श्योरली कम, चलेगा। तो ऐसे नहीं करना है। मतलब ये अब एक नया जो शोध, जो रिसर्च सेंटर टाइप का मैंने खोला, उसमें ये देखना है, मतलब ऐसे पढ़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण बताता हूं, मेरे पास एक कलम है, आप क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, आई हैव ए पेन। मतलब ब्रिटिश में आई हैव गॉट ए पेन, ये भी होता है, आई हैव ए पेन, ठीक है, आई हैव ए पेन। तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव ए बुक। बुक को भी अंग्रेज कहते हैं बुक। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, ठीक है। चलें, अभी एक्सेंट आवाज को छोड़े, हम इस बात पर चलते हैं। तो ये आया, इस पर ये एक ट्रांसलेशन बना करके, सीधे ट्रांसलेशन 2-2 एक्सरसाइज बना करके खत्म करना है, और यहां 12वीं तक चले जाना है, या जो भी। ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है कि उसकी प्रैक्टिस करना है। एक बनाए और उसका प्रैक्टिस करना है। माई फादर हैड एन ऑल बाइसिकल, माई मदर हैड वॉच ऑल्सो, वॉच ऑल्सो, आई हैव अ मोबाइल, my cousin has a black cow, my mother has a lot of bangles, my father has। जो रहेगा वास्तविक में, ये नहीं कि सोच करके कुछ बोल देना। तो ट्रांसलेशन तो कोई बना लेगा, मैं फादर हैज ए बफेलो, वो तो कोई बना लेगा। ये नहीं करना है सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस नाउन, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सोचना है क्या, और उसी चीज को सोचते हुए बोलना है जो चीज है। अब इसमें हैज पर ही बोलना है, हैव पर ही बोलना है, हैड पर नहीं बोलना है। या इज हमारा ऐसा नहीं बोल देना कि देयर इज अ फैन इन द रूम, ऐसे नहीं बोलना है। तो उस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं,
I have a clock, I have a watch, I have a bicycle, you have a blanket, my sister has a scooty, moped or moped, you can say other, जो भी कहें। तो इसमें ये देखना है कि इसकी प्रैक्टिस करना है। अब जैसे हेड वाला आएगा, उसके पास था या थी, मोहन के पास एक गाय थी, मोहन को एक थैला था, जो भी था। मोहन हैड ए बैग, तो उस पर बस हैड, आई हैड ए, यू हैड ए, सी हैड ए, माय फादर हैड ए, माय मदर हैड ए, माय कजन हैड ए, माय अंकल हैड ए, माय आंट हैड ए, आई हैड ए, आई हैड जो भी चीज, आई हैड ए bamboo also, I had a clock also, I had also a book। जो भी इस बात को देखना है कि ऐसे बनाते हुए निकलना है, आपको आदत हो जाएगी, और आदत होने के बाद बेहिचकिचाहट खत्म हो जाती है। और जब भी लोग मुंह से निकालता है तो देखिए, आप भी देखे होंगे कि जो जो शब्द आपको आता होगा जनरली, कुछ कुछ अभी जैसे मेरे मुंह से निकला जनरली, कभी निकलेगा ऑकेजनली, कभी निकलेगा सेल्डम, कभी निकलेगा ऑलवेज। ऑलवेज जो कहते हैं उसको अंग्रेजी लोग कहते हैं ऑलवेज, और लोग यहाँ ऑलवेज ऐसे कहते हैं। तो जो भी ऑलवेज, और जैसे निकल जाता है कि ये जो है सो स्पॉन्टेनियसली, कंटिन्यूअसली, अनहेजिटेटली, अनडाउटेडली, ये सब जो शब्द है ये क्यों निकलता है आपके मुंह से? पूरा अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि इसकी आपको आदत हो गई, और उसको जब भी बोलते हैं तो ये हैबिट में शामिल है, आप बोल देते हैं, आपके मुंह से जस्ट एक्सप्रेस हो जाता है, आप सोचते नहीं है, आपके मुंह से विदाउट एनी थिंकिंग यू एक्सप्रेस इट, आप उसको डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देते हैं, कम आउट कर देते हैं। तो जो डायरेक्ट होती है ये स्पोकन है। इसी तरह के मेरे पास अभी रिसर्च करके मैंने इसको लगाया, कोचिंग में लाया हूं। 11वीं 12वीं में ही मैं 11वीं 12वीं की भी तैयारी करवाता हूं, और जैसे 4-5 महीना लास्ट में, पहले जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करके, अभी मैं सिलेबस खत्म करने वाला हूं, सिलेबस खत्म करके 12वीं का जून तक, मान लीजिए बहुत ज्यादा तो जून तक खत्म करके, जून से जो मेरे हाथ में टाइम रह जाता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5-6 महीना, 6-7 महीना, उस 6 महीना में मैं उसी फी में, अलग से फी नहीं लेकर, उसी में स्पोकन भी कराना चाहता हूं और करा रहा हूं, ताकि लोगों को स्पोकन हो जाए। और इतना ही नहीं, मेरे पास का जो 11वीं 12वीं मेरे पास से स्पोकन कर रहा है कोई ऑफलाइन क्लास, वो अगर मेरे पास फिर पार्ट 1 में आ रही, पार्ट 1 में लड़कियां या जो भी लड़के आ रहे हैं, पार्ट 1 में आ रहे हैं, तो हम उनको बिना फी का 3-4 महीना 6 महीना रख करके, मतलब 3-4 महीना 6 महीना कोचिंग आते जाते हैं, आ करके उनको विदाउट फी स्पोकन भी करवाते हैं, क्योंकि मेरे पास से उतना स्पोकन कर लिया है। अब उसको 12वीं तक जाते जाते जो है सो एक ब्रोकन इंग्लिश हो गया है, वह कुछ हद तक अंग्रेजी बोल लेता है, तो उसको मैं और 5-6 महीना लगा करके स्पॉन्टेनियस स्पीकर बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियसली उसके बेहिचक अंग्रेजी निकले, जैसे हिंदी बिना सोचे हुए, ऐसे बनाने के लिए मैं 5-6 महीना फिर पढ़ाता हूं। और उसके लिए मैं फी अभी इस बार किया नहीं लेता हूं, पहले लेता था, अभी नहीं लेता हूं। तो फी छोड़ करके 12वीं के बाद अगर यदि कोई किसी को आना है तो 11वीं में अभी ज्वाइन ले लें। 11वीं 12वीं 11वीं से मैं बिल्कुल शुरू से आपको रीडिंग तक सिखा दूंगा, रीडिंग से लेकर के सिखा करके ट्रांसलेशन का कंप्लीट सिलेबस खत्म करके। और ये जो सिलेबस है, बहुत सारे जगह पे तो ऐसा होता है कि 12वीं के लास्ट टाइम तक भी सिलेबस खत्म नहीं होता, रेनबो किताब खत्म नहीं होती है, जो रेनबो बुक है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, वो नहीं खत्म होता है बहुत जगह। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां नहीं खत्म, वहां कहीं का नाम नहीं लेता, लेकिन इतना समझिए 5 जगह में से 3 जगह अगर होता है, 2 जगह नहीं होता। बहुत ऐसे कोचिंग है जहां पर रेनबो किताब पूरा कंप्लीट खत्म नहीं होता, बोलते हैं कि लास्ट में पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाते नहीं है, क्योंकि बुक है वो लिटरेचर है, लिटरेचर को छोड़ के चलते हैं, सिर्फ लैंग्वेज पेपर का, या लैंग्वेज मीन्स ग्रामर और ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन को लेकर चलते हैं। आपकी एक और है, ग्रामर और ट्रांसलेशन के अलावा और भी है, जिसका नाम कंपोजिशन है, और ऑक्सफोर्ड किताब ज्यादा बहुत जगह पर पढ़ाई होती है, ऑक्सफोर्ड की करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, करेंट इंग्लिश ग्रामर। आप ऑक्सफोर्ड की ग्रामर और ट्रांसलेशन में भी देखिएगा, कहीं पर कंपोजिशन दिया ही नहीं है, कंपोजिशन लिखले नहीं है। और जब कंपोजिशन है ही नहीं तो आप सर पढ़ाएंगे क्या और आप पढ़ेंगे क्या? फिर केपी ठाकुर का है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। तो केपी ठाकुर के में कंपोजिशन भी दिया हुआ है, यहां रखी भी है किताब, मैं दिखा दूं आपको, ये देखें, ये ट्रांसलेशन कंपोजिशन दोनों, कंपोजिशन भी है इसमें।
कंपोजिशन में क्या आ गया, जैसे पेसिस राइटिंग, जैसे पैराग्राफ, पैराग्राफ से जो क्वेश्चन बनाने के लिए देता है, एक अनसीन पैसेज जो रहता है जिससे 4 क्वेश्चन देता है, 3 क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन को उसी पैराग्राफ से बनाना है। जैसे लेटर राइटिंग, जैसे एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब जो है वो कंपोजिशन का भाग है। और लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग सिखाते ही नहीं, क्योंकि वो अपने से स्टूडेंट को लिखने नहीं आता है। तो बहुत तो लास्ट में टीचर कुछ कुछ बता दिए कि चलिए रिस्पेक्टेड फादर या माय डियर फादर लिख दिए, आई एम वेल एंड होप दैट यू विल बी आल्सो देयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ऐसे लिख दिए। उसके बाद अपना बात लिखो, यानी मेन बॉडी में लिखो, कहाँ क्लोजिंग होगा, कहाँ सिग्नेचर होगा, क्या बताना, नहीं बताना, मतलब नहीं भी बताते उसका सही, हाँ ऊपर में एड्रेस होगा, डेट होगा, मतलब सबसे मेन चीज है कि उसको कंपोजिशन का जो रूल है, जो लेटर राइटिंग का रूल है, उस रूल को भी छोड़ करके, तो इस सारे चीजों को समझना है। जो अभी 10वीं के एग्जाम दिए, एग्जाम देकर रिजल्ट 11वीं 12वीं वाले यदि कोई स्टूडेंट मेरे ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझना है कि ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन ग्रामर पढ़ करके आपको कंपोजिशन की तैयारी नहीं होगी, कंपोजिशन की भी तैयारी करनी है। बुक को कहेंगे लास्ट में, क्योंकि वो लिटरेचर है, तो लिटरेचर में कुछ टीचर शुरू से पढ़ा देते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। जैसे जनवरी से दिसंबर, जनवरी से पढ़ा देते हैं 12वीं वाले, 12वीं का बुक रेनबो पार्ट 2, 11वीं तो पढ़ाते भी नहीं है। और कुछ टीचर ऐसे कहते हैं कि लास्ट में पढ़ा देंगे, तो लास्ट में पढ़ा देंगे, तो लास्ट में आप शुरू से पढ़ाएंगे तो नहीं खत्म होता है, समाप्त नहीं होता, तो लास्ट में 1-2 महीना में क्या खत्म होगा, वो बुक होता नहीं है, उसका सिर्फ गेस दे दिया जाता है या मनोरमा गेस से पढ़ाया जाता है। तो इस सारे बातों को समझें कि बुक को भी पढ़ना है, और इसीलिए मैं ये लास्ट तक सिलेबस से खींचना ये नहीं, अगर सिलेबस मैं खींचूं 12वीं का जनवरी से तो 3 बार खींचा जाएगा मेरे कोचिंग में, इतना ही आपका 11वीं 12वीं का सिलेबस है। एक बात और मैं इसी बीच में आपको बता दूं कि सिलेबस आपके 15-16 जो ग्रामर एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आर्टिकल्स है, जैसे सिंटैक्स है, जैसे टाइम एंड टेंस है, जैसे नॉन फिनाइट वर्ब है, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, तो वहां जो चीज है वो जो 15-16 एस्पेक्ट्स हैं ग्रामर के एस्पेक्ट्स, यानी जिसको आप लोग पहले से दूसरी चीज सर के पास आप सुने होंगे चैप्टर, तो चैप्टर फिजिक्स में होता है, या ग्रामर जो एस्पेक्ट्स हैं, ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें उनके 15-16 एस्पेक्ट्स में से 15-16 चैप्टर से पढ़ाना है। लेकिन आप कहने के लिए कह सकते हैं चैप्टर, लेकिन बट उसमें एस्पेक्ट ज्यादा सुटेबल, ज्यादा सही शब्द माना जाता है। चैप्टर मतलब अध्याय, और उसको भी अध्याय कहेंगे, अध्ययन करते हैं तो अध्याय हुआ, तो सही बात है भाई, अध्ययन करो, अध्याय ठीक है। चैप्टर तो 15-16 जो भी है, तो 15-16 का नाम नहीं लिखाते हैं कोई टीचर कि पहले, अब 12वीं ठीक है, 11वीं में बेस बनाए नहीं पढ़ाए, 12वीं में भी जनवरी में लिखा दे, वो 15-16 का भी लिखा दे नाम, कि पहले ये 15-16 मैंने आपको लिखा दिया और 15-16 को तैयारी करवाऊंगा, अगर यदि छूट जाए मुझसे तो बोलिएगा कि यहाँ 5 चैप्टर पढ़ाए और 10 को आप छोड़ दिए, या 10 पढ़ाए 5 छोड़ दिए, तो ये तो लिखाते नहीं है, और स्टूडेंट को पता नहीं कि कंप्लीट कितना चैप्टर है, इसीलिए वो अंधेरे में तीर लगाने वाली बात हो गई कि स्टूडेंट गए पढ़ने के लिए, बस उसको ऑक्सफोर्ड का ग्रामर ट्रांसलेशन या जो भी पढ़ाई होती गई पढ़ाई हुई, और उनको ये चैप्टर लिखाया नहीं गया। तो जब उनको इतना एस्पेक्ट मतलब कि 15-16 लिखाया नहीं गया, तो उनको क्या पता कि मेरा पूरा चैप्टर, ग्रामर का टोटल चैप्टर, यानी ग्रामर का टोटल एस्पेक्ट्स जो आपके सिलेबस थी, वो उसकी पढ़ाई हुई कि नहीं हुई पढ़ाई, इस बात को स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा। तो ये लिखाना चाहिए, ये गलत करते हैं, मतलब लिखाना चाहिए। बुक को लास्ट में पढ़ाएंगे नहीं, शुरू से पढ़ाइए। और हम लोग क्या करते हैं अभी, क्या है ये, मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून, बहुत तो मई जून तक 12वीं के सिलेबस को खत्म करके सीधे बुक के भी लिटरेचर पेपर को भी ग्रुप डिस्कशन टाइप के, उसको भी स्पोकन टाइप के भी चलाते हैं, ताकि उनको उसी फी में, उसी टाइम में 11वीं 12वीं में ही ज्यादा कुछ हो जाए। कहीं कंपटीशन के लिए जाएंगे, कहीं प्राइवेट संस्थान में ही जाएंगे और अंग्रेजी में उनको बात करना है, कंपटीशन देना है, या उसको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछ देते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन बताओ, और वहां वो भी नहीं आता उनको इंट्रोडक्शन कहना, अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है, किसी के साथ 5 लाइन 10 लाइन बात करनी नहीं आती है। तो ये जो 11वीं 12वीं कर लिए, उसके बाद भी आप 10 लाइन भी बात नहीं किसी से कर पाते हैं, कहां से प्राइवेट नौकरी भी मिलेगा। और इस तरह की पढ़ाई चल रही है।
तो स्टूडेंट अपना समझे कि कहां पढ़ना है जहां ये सब सारे चीज हो। 11वीं 12वीं के बाद बहुत सारे ऐसे गार्जियन बिहार में खास करके हैं जहां फी के कारण भी पार्ट 1 में अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। 12वीं करके बस 12वीं सिलेबस में बुक सिलेबस यानी कि उसके जो सब्जेक्ट करिकुलम उसमें जो था इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट मतलब कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन उसमें एक इंग्लिश भी है, इसीलिए इंग्लिश को पढ़ना पड़ा तो फी दे के पढ़ लेते हैं, लेकिन पार्ट 1 में नहीं पढ़ते हैं और लोग समझते हैं इंग्लिश से होगा क्या। तो भाई ये नहीं है, अच्छे से समझिए, समय बहुत बदल चुका है। अंग्रेजी से क्या होगा नहीं, अंग्रेजी छोड़ के क्या होगा वो सोचना है। एक जगह बीरबल जहां बहुत पहले ब्रिटिश लिंगुआ में दिल्ली में ऐसे हाथ में कॉपी को मोड़ करके बोले हैं, है किसी में दम जो कहे बगैर अंग्रेजी अच्छी नौकरी पालेंगे हम। पहले बैठ करके ऐसे बोले हैं, है किसी में दम जो कहे बगैर अंग्रेजी अच्छी नौकरी पालेंगे हम। तो अगर यदि आपको एज ए लेबर एज ए वर्कर साधारण काम कहीं करना है तो कोई बात नहीं है, तो आप नहीं भी पढ़ करके जाएंगे तो दिल्ली बम्बई में काम कर ही लेंगे, महानगर है। लेकिन अगर आपको कहीं भी कॉल सेंटर या कहीं भी अच्छे जगह काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है, कंप्यूटर भी तभी समझ में आएगी, तभी ढंग से आप काम कर सकते हैं। कंप्यूटर के टूल्स, कंप्यूटर के फॉर्मूलास, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को समझ लेने से, सॉफ्टवेयर के फॉर्मूला को समझ लेने से क्या आप सारे काम नहीं कर सकते। वहां जो 10 लाइन 20 लाइन उस कंपनी की जो काम होगा उसमें जो आपको लिखना पड़ेगा नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए पहले अंग्रेजी फिर कंप्यूटर। जमाना जरूर कंप्यूटर का है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो है, कंप्यूटर तो सीखना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर को अच्छे तरीका से सीखने के लिए पहले भी लोग कहते थे कि 2 सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं कम से कम 2 सब्जेक्ट तो अच्छा होना चाहिए, जिसका नाम मैथ और इंग्लिश है। तो बिना इंग्लिश का आप कंप्यूटर क्या सीख पाएंगे। इसीलिए 12वीं तक कंप्यूटर ना सीखे तो बेटर है। 12वीं तक पहले ज्यादा से ज्यादा मार्क लाएं, क्योंकि जो मार्क आता है उसी मार्क बेसिस पर बहुत जगह जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होता है, मतलब सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस। और अगर यदि नहीं आपके पास 10th में 12th में मार्क नहीं आया, आप कहीं कुछ और हैंडीक्राफ्ट सीखने के लिए चले गए, कहीं कंप्यूटर सीखने के लिए चले गए, कुछ लोग एनसीसी करने के लिए चले गए, कुछ लोग खेल कबड्डी हॉकी में भाग लेने लगे, कुछ लोग सिंगिंग में भाग लेने लगे, तो आप समझिए कि आप अपने एनर्जी को इधर उधर इतना भटका दिए कि कहीं के कुछ नहीं रहा। भाई जिधर जाना है कंप्लीट फोकस लगाओ। लास्ट में फोकस का क्या पावर है क्या मैं बताऊं, इसमें फोकस का ही सब कुछ पावर, दुनिया में फोकस का ही पावर है। फोकस के अलावा किसी अंग्रेजी का, गणित का, ये कंप्यूटर का, किसी भी चीजों का कोई पावर नहीं है, सिर्फ फोकस का पावर है। फोकस डिसीजन से आती है, डिसीजन लीजिए, फोकस बनाइए, फोकस करके वही काम कीजिए। पूरे दुनिया में सूर्य भगवान, सूरज की प्रकाश निकलता है, लेकिन कहां कुछ जल रहा है। लेकिन अगर उसी को उत्तल दर्पण, जो इंस्ट्रूमेंटल बॉक्स होता है आपका, ज्योमेट्री बॉक्स जिसे कहते हैं, उसमें एक लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस वाले छोटा सा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहें क्या कहें, लेंस, वही उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का, उसको लगा करके अगर यदि आप पूरा किसी एक तिनके पर या एक कागज पे लगाएं और उसका फोकस जाता है, वहां से धुआं निकल जाती है, वो जलने लगता है। तो ये बात है कि जहां फोकस लगाएंगे वहां के आप बाप हो जाते हैं, वहां के हीरो हो जाते हैं। फोकस करें, फोकस्ड रहें, तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट क्या है, तभी आपका सेंटर्ड होगा, केंद्रित होगा, और आप कुछ कर सकते हैं। सेंटर्ड तो करना ही होगा। तो जो अंग्रेजी है उसको, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं इसलिए नहीं, लेकिन आप कहीं भी अंग्रेजी को पढ़ना चाहिए। अगर एक साधारण प्राइवेट जॉब कंप्यूटर से भी करना चाहेंगे, सारे जगह कंप्यूटर है, तो आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जैसे इंजीनियरिंग आप करना चाहेंगे, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मैनेजमेंट क्षेत्र में एमबीए करना चाहेंगे, सीए करना चाहेंगे, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को तो 11वीं से अंग्रेजी में कॉमर्स है। कहां इंग्लिश नहीं है। आप हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश को देखना ही पड़ेगा। नहीं
तो अंग्रेजी के बगैर आप हायर एजुकेशन को समझ ही, मतलब हायर एजुकेशन की बुक को, जैसे एमबीए की बुक है, जैसे मेडिकल की बुक है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए इंग्लिश जरूरी है, बहुत जरूरी है, पढ़ना चाहिए। कहीं भी पढ़ें, जहां भी पढ़ें, पढ़ें और इस बात सबको देख करके पढ़ें कि जहां आपका बेसिक पहले ठीक हो जाए, यानी कि वो सर आपको शून्य से शिखर की तरफ जीरो से जीरोधा बना दे, जीरो से जीरोधा बना दे, ऐसे जगह पढ़ें। ये नहीं कि बार बार कोचिंग बदलना पड़े, ऐसा नहीं। ऐसे सर हो जहां पकड़ ले तो कम से कम 1-2 साल अगर पढ़े तो उस 2 साल में जो आप सोचे नहीं वो भी दे दें, यानी कि बहुत कुछ दे दें, ऐसे बना दें, ऐसे सहनशाही, ऐसे दमदार बना दें। कहा जाता है कि जिसके गुरु हो पहलवान, जिसके जिसका गुरु कहता है जिसका भगवान मेहरबान तो गधा भी पहलवान, जिसका गुरु हो पहलवान मजबूत, उसी का शिष्य पहलवान हो सकता है, उसी का शिष्य सुपर हो सकता है। तो जिनके पास जितना ज्यादा नॉलेज का, ये नहीं है कि मैं हूं, ऐसा बात नहीं है। हमसे भी सुपर सुपर लोग इंडिया में हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कहूंगा गांव में, वहां वहां इंडिया में है। हो सकता है कि अपने मधुबनी जिला में भी हो, और भी जगह हो, और भी जगह हो, बहुत सारे जगह हैं जो लोग करते हैं। आपको मेहनत करवाएंगे, सुपर बनाएंगे, लेकिन आप पढ़ें, जहां भी जाना चाहें पढ़ें। अंग्रेजी आपको सीखना बहुत बड़ा, बहुत कठिन नहीं है। उनके पास, सर के पास ऐसा शब्द होना, मतलब ऐसे तरीका, ऐसा जो है मेथड होना चाहिए जो आपको अंग्रेज जैसे बोला दें। तो यकीन करें, truly you can speak in English someday or the other if you are just going to practice under the guidance of वशिष्ठ। अगर यदि आप करते रहें, मेरे अनुसार आप करेंगे, ये 6 month 1 year, निश्चित आप अंग्रेजी बोलेंगे। अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट आए, अगर आपका बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल क्लियर नहीं है और कहीं से पढ़ करके आए, तो मैं एक टेस्ट लेकर के इंटरमीडिएट या बेसिक इंटरमीडिएट तक जो 4-5 महीना लगेगा उसका फी लूंगा, 2,000-2,500 लगेगा, वही लगेगा। और उसके बाद वाला जो स्पोकन का क्लास है उसमें एको पैसा नहीं लगेगा। तो स्पोकन कहाँ 2,000-2,500 में कहाँ स्पोकन होता है, 15-15 हजार लग जाता है, स्पोकन नहीं होता, 2 साल बिता लेते, नहीं होता। आप आए या 2,000-3,000 लगा करके देखें, 100% आपका स्पोकन होगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो रेगुलर आना चाहें, पढ़ना चाहें, अपने प्रति सीरियस हो, वही आए। ऐसा स्टूडेंट नहीं, आप आज आइएगा, 10 दिन का 4 दिन पढ़ेंगे, फिर 5 दिन छोड़ देंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 10 दिन छोड़ देंगे। और उसके बाद अगर यदि आप चाहेंगे कि मेरे पास भी स्पोकन हो जाएगा, तो फिर मेरे पास भी आपका 2 साल बीत जाएगा, स्पोकन नहीं होगा। क्योंकि रेगुलर पढ़ना होगा, 6 महीना ही पढ़े रेगुलर, कभी कभी मंडे मंडे तो छुट्टी रहता ही है। तो ठीक है।